तो जॉन जोन्स को यूएफसी ने $15 मिलियन ऑफर किए थे एलेक्स पेरेरा से यूएफसी के वाइट हाउस कार्ड में फाइट करने के लिए, बट स्टिल ये फाइट यहाँ पे नहीं बन पाई। जॉन जोन्स को ज़्यादा पैसे चाहिए थे। काफ़ी सारी अपडेट्स दिए यहाँ पे जॉन जोन्स ने क्यों यहाँ पर वो वाइट हाउस कार्ड में फाइट नहीं कर पाए। साथ ही साथ भाइयों, कल हुआ था एक बहुत बड़ा यूएफसी फाइट नाइट इवेंट जिसमें मोवसार एवलोएव लेरोन मर्फी की फाइट हुई थी। इसके अंदर जो विनर था मोवसार एवलोएव, उसका लोगों का ऐसा कहना है कि रॉबरी थी बहुत ज़्यादा। यहाँ पर जजेस ने चीटिंग करी, मोवसार हारा था, लेरोन मर्फी जीता था। इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। और तो और भाइयों, हैवीवेट डिवीजन फाइटर टॉम एस्पिनाल ने यहाँ पे अपडेट कराया कि वो फाइनली अपने आई पोक इंजरी के बाद अब वापस जिम में ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर चुके हैं। मतलब सितंबर के बाद से अब जाके मार्च में यहाँ पर टॉम एस्पिनाल ने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करी है दोबारा से एमएमए के लिए। तो इस बारे में भी इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। टॉम एस्पिनाल का कमबैक कब तक हो सकता है, ये इंटरिम टाइटल फाइट भी अब बन चुकी है। सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सब वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना यूएफसी कॉम्बैट स्पोर्ट्स का ऐसा ही कंटेंट हिंदी में एंजॉय करने के लिए। तो भाइयों, सबसे पहले बात करती है जो हैवीवेट डिवीजन में चल रहा है। जॉन जोन्स के बारे में हम सबको पता है, उसका हैवीवेट डिवीजन में एक फाइट हो सकती थी, पॉसिबिलिटी थी एक सुपर फाइट की एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट। और कुछ टाइम पहले हम सबको पता था यूएफसी जॉन जोन्स के बीच में काफी सारा यहाँ पे बैक एंड फोर्थ ट्रैश टॉकिंग हुई थी। अब जॉन जोन्स ने पूरा नंबर ही यहाँ पर रिवील कर दिया है कि यूएफसी के साथ उसकी फाइट क्यों नहीं बन पाई, वो यूएफसी के साथ डील क्यों नहीं कर पाया। अब जॉन जोन्स का ऐसा कहना था कि वो रेडी था यूएफसी व्हाइट हाउस कार्ड में फाइट करने के लिए, बट यूएफसी उसको उसका प्रपोज्ड बजट, प्रपोज्ड डिमांड जो उसकी थी पैसे के लिए, वो यहाँ पर फुलफिल नहीं कर पा रही थी। जॉन जोन्स ने ऐसा कहा कि वो टॉम एस्पिनाल से फाइट करने के लिए जितने पैसे लेने के लिए रेडी था, उससे काफी कम लेने के लिए रेडी था, बट यूएफसी यहाँ पर सिर्फ $15 मिलियन यहाँ पर ऑफर करी थी। सिर्फ 15 मिलियन भाइयों, सिर्फ 15 मिलियन यहाँ पर ऑफर कर रही थी, और वो $1 भी ऊपर यहाँ पर बढ़ा नहीं रही थी, इसलिए उसने ये फाइट एक्सेप्ट नहीं करी। मतलब यहाँ पे जॉन जोन्स अराउंड 20 से $25 मिलियन के बीच में एलेक्स पेरेरा से फाइट करने के लिए रेडी था, ऐसा यहाँ पर जॉन जोन्स की तरफ से स्टेटमेंट आया है। वो टॉम एस्पिनाल से फाइट करने के लिए जितने पैसे ले रहा था उससे काफी कम में रेडी था। 15 मिलियन उसके लिए काफी ज्यादा कम थे, इसलिए ये फाइट उसने एक्सेप्ट नहीं करी, और यूएफसी इससे ज्यादा उसको पैसा देने के लिए रेडी नहीं थी। अब 15 करोड़ भाइयों यहाँ पर इंडियन रुपीज में आप सब देखने जाओगे तो काफी ज्यादा होते हैं, 100 करोड़ से भी ऊपर का मामला यहाँ पे चला जाता है। बट स्टिल ये फाइट यहाँ पर इस टाइम पर फिक्स नहीं हो पाई। भाइयों, इसको यहाँ पर दो तरीके से देख सकते हैं। ऑब्वियसली फर्स्ट चीज जो यहाँ पर है कि जॉन जोन्स एज अ फाइटर अपनी वैल्यू अगर 15 मिलियन से ज्यादा एक्सपेक्ट करता है तो उसमें कोई भी बुरी चीज नहीं है। वो चाहे तो इस टाइम पर $30 मिलियन भी डिमांड कर सकता है अपने लिए, क्योंकि वो लिटरली एमएमए का गोट है। यूएफसी प्रेसिडेंट डेना वाइट ने खुद ये चीज बोली है कि वो मिक्स मार्शल आर्ट्स का गोट है और वो इतने पैसे डिजर्व करता है। अगर जॉन जोन्स ही इतने पैसे डिजर्व नहीं करता फिर कौन करता है? तो इस तरीके से चीजें जा सकती है। डेफिनेटली एलेक्स पेरेरा के अगेंस्ट एक बहुत बड़ी फाइट थी। अगर जॉन जोन्स का लगता है कि वो इतनी वैल्यू डिलीवर कर सकता है, इतनी उसकी वैल्यू, तो डेफिनेटली वो इस चीज के लिए मांग सकता है पैसे। बट भाइयों, दूसरी चीज जो यहाँ पर देख सकते हैं, और वो है यूएफसी का पर्सपेक्टिव कि क्यों उसने जॉन जोन्स के साथ उतनी ज्यादा लीनियंसी नहीं दिखाई इस बार और उसको उसके डिजायर्ड पैसे ऑफर नहीं किए, क्योंकि वो जॉन जोन्स को एक रिलायबल फाइटर रिसेंट टाइम्स में नहीं मानते। अब देखो, जॉन जोन्स ने भी अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी है यूएफसी को परेशान करने के लिए। पहले तो उसने फ्रांसिस नगानो से फाइट नहीं करी, 3 साल का ब्रेक उस टाइम पे लिया, 3 साल तक यूएफसी को लटका के रखा, फिर ही हैवीवेट डिवीजन में आया। चलो उस टाइम पे आया, फाइट करा, बेल्ट जीती। फिर जॉन जोन्स को यहाँ पर टॉम एस्पिनल से फाइट करवानी थी यूएफसी को, और उसके लिए भी 1 साल लटका के रखा, फिर फाइट नहीं करी यूएफसी से। तो यूएफसी कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराज हो चुकी है जॉन जोन्स से, और वो उतना ज़्यादा लीनियंसी उसको नहीं दिखाने वाली है। जैसा भी पहले ट्रीट करती थी एज अ टॉप का फाइटर और पूरी तरीके से बैक करती थी, वो चीज़ यहाँ पर जॉन जोन्स को इस टाइम पे नहीं मिली यूएफसी से। और यूएफसी के अपने भी रीजंस हैं यहाँ पर नाराज होने के, जो कि उनके तरफ से सही है। बाकी भाइयों, मैंने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग ये कंपेयर कर रहे हैं कि कॉनर बेन को भी $15 मिलियन दिए एक फाइट के लिए, फिर जॉन जोन्स को भी मिल रहे हैं, तो इस चीज़ के लिए वो कंपेयर क्यों कर रहा है, नाराज क्यों? यहाँ पे 15 मिलियन दे के फाइट कर लेनी चाहिए थी। तो भाइयों, मैं आप सबको पूरी तरीके से क्लियर करता हूँ कि जो $15 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट कॉनर बेन को दिया गया था एज अ बॉक्सर, और 15 मिलियन जो पैसे यहाँ पर ऑफर किए गए होंगे फाइट के लिए जॉन जोन्स को एक यूएफसी कॉन्ट्रैक्ट, इन दोनों कॉन्ट्रैक्ट्स में बहुत ज़्यादा डिफरेंस होगा। कॉनर बेन को एक सिंगल फाइट के लिए $15 मिलियन ऑफर किए गए थे, बट जो जॉन जोन्स का भाइयों यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट था, आई कैन गारंटी कि वो एक सिंगल फाइट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा। उसके अंदर सिर्फ एक फाइट के यहाँ पे $15 मिलियन और उसके बाद फिर वो फ्री हो जाता कॉन्ट्रैक्ट से, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला था। एक लंबा फाइट
कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पर ऑफर किया गया होगा कम से कम तो 10 फाइट का, ताकि जॉन जोन्स यहाँ पर फिर उस कॉन्ट्रैक्ट से बाहर ना निकल पाए। $15 मिलियन डेफिनेटली मिलते जॉन जोन्स को अगर वो फाइट लेता, बट वो एक बहुत ज़्यादा इंट्रिकेट कॉम्प्लिकेटेड कॉन्ट्रैक्ट होता। एक सिंपल कॉन्ट्रैक्ट जैसा बॉक्सिंग का होता है कि एक फाइट कॉनर बैन करेगा 15 मिलियन की, फिर वो जूफा बॉक्सिंग से फ्री हो जाता, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला था। तो भाइयों यहाँ पर कंपैरिजन करना जॉन जोन्स और कॉनर बेन का यहाँ पर उनके कॉन्ट्रैक्ट्स का बिल्कुल भी सही नहीं होगा, क्योंकि वो एक बॉक्सिंग कॉन्ट्रैक्ट है और ये जो अगर ऑफर किया गया होगा जॉन जोन्स को, ये एक एमएमए कॉन्ट्रैक्ट है, वो भी यूएफसी का, ये बहुत ज़्यादा डिफरेंट होता है। और एट द सेम टाइम भाइयों पॉपुलैरिटी वाइज देखो तो मुझे लगता है जॉन जोन्स 20-25 मिलियन डॉलर आराम से डिजर्व करता है। कॉनर बेन अगर यहाँ पर डिजर्व कर रहा है, कॉनर बेन को $15 मिलियन मिल रहे हैं, जॉन जोन्स उससे भी ज़्यादा डिजर्व करता है। बाकी भाइयों ये तो रही अब यहाँ पर पास्ट की बात है, ये फाइट अब नहीं बन पाई है। अब मुझे भी बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा है जॉन जोन्स का यूएफसी कमबैक यहाँ पर होना। बाकी भाइयों कमबैक की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर यूएफसी के हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल ने यहाँ पर बताया कि वो यहाँ पर वापस से यूएफसी की ट्रेनिंग करने, एमएमए की ट्रेनिंग करने आ चुके हैं जिम के अंदर। ही इज बैक। अब आप सबको भाइयों रिपोर्ट्स बताऊं तो ऐसा माना जा रहा था और टॉम एस्पिनल ने खुद भी ये चीज़ बोली थी कि आई पोक के बाद से उन्होंने एक दिन भी ट्रेनिंग नहीं करी थी एमएमए की, कॉम्बैट स्पोर्ट्स की, जो कि मुझे काफ़ी ज़्यादा डेट्रीमेंटल लग रहा था कि इवन दो सारी चीज़ें हैं, आप अलग तरीके से अपनी ट्रेनिंग कर सकते हो, ट्रेनिंग को मॉडिफाई कर लेते हैं फाइटर्स, उस अकॉर्डिंग से करनी चाहिए थी, बट वो एक भी दिन ट्रेनिंग यहाँ पे नहीं कर रहे थे टॉम एस्पिनल। अब वो वापस आए हैं यहाँ पर आईपोक के बाद से, मतलब सितंबर के बाद से अब यहाँ पे टॉम एस्पिनल इज बैक इन द जिम और उनका ऐसा कहना है कि वो जल्द ही यहाँ पर फाइट करने वाले। तो अगर आप सब यहाँ पर टाइमलाइन देखो टॉम एस्पिनल के कमबैक की, तो मुझे ऐसा लगता है कि वापस से टॉम एस्पिनल सितंबर अक्टूबर के अराउंड कमबैक कर सकता है, क्योंकि हैवीवेट की इंटरिम टाइटल फाइट यहाँ पर जून के अंदर होगी। उसमें जो भी जीते, एलेक्स पेरेरा जीते, सिरिल गेन जीते, वो भी यहाँ पे 3-4 महीने का टाइम लेगा वापस फाइट करने के लिए, अगर कोई सीवियर इंजरी नहीं होती है तो यूनिफिकेशन बाउट जो होगी वो मुझे लगता है सितंबर या अक्टूबर के अंदर ही होगी। मतलब आप समझ सकते हो भाई, एक छोटा सा आई पोक जो यहाँ पर हुआ था, अब वो ऑब्वियसली टॉम एस्पिनल के लिए बड़ी चीज़ होगी, मैं उसको डिनाई नहीं कर रहा, बट एक आई पोक के कारण यहाँ पर 1 साल का गैप पड़ गया, पूरा 1 साल निकल गया यहाँ पर हैवीवेट डिवीजन का। कुछ खतरनाक ही सीन हो गया यहाँ पर भाई। इतने साल मैंने यूएफसी देखा, फर्स्ट टाइम ही मैं ऐसा कुछ विटनेस कर रहा हूँ कि एक आईपोक से इतना लंबा डिले पड़ गया, इतना लंबा गैप आ गया एक डिवीजन के अंदर। बाकी आप सबका इस बारे में क्या सोचना है, आप सब मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। अब भाई बात करते हैं कल हुए फेदरवेट डिवीजन में एक बहुत बड़े मैचअप की, लेरोन मर्फी वर्सेस मोवसार एवलोएव की फाइट थी। यूएफसी फाइट नाइट इवेंट था, यूएफसी लंदन का कार्ड था ये। हम सब ने रात में यहाँ पर लाइव स्ट्रीमिंग करी है। सबसे पहले तो भाई बहुत मजा आया मुझे लाइव स्ट्रीमिंग करने में, इवन दो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, व्यूअर्स में भी बहुत सारे लोगों को नींद आ रही थी, कुछ फाइट्स बोरिंग थी, कुछ फाइट्स इंटरेस्टिंग थी। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा जो कंट्रोवर्शियल पार्ट था वो था मोवसार एवलोएव वर्सेस लेरोन मर्फी के डिसीजन का, क्योंकि यहाँ पर मोवसार की और लेरोन की फाइट अगर आप एक बहुत ही वाइडर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो ये काफ़ी टो टू टो मैचअप चल रहा था, दोनों स्ट्राइकिंग कर रहे थे और शॉकिंगली मोवसार एवलोएव ने थर्ड राउंड के बाद ही जाके थोड़ा बहुत रेसलिंग करने का प्लान करा, वरना उसने पूरी फाइट स्ट्राइकिंग में करी है। 5th राउंड में रेसलिंग करी है और 4th राउंड में रेसलिंग करी, उससे पहले उसने मेजॉरिटी स्ट्राइकिंग करी है। और लाइव स्ट्रीम पे भी भाइयों हम सब इतना शॉक हो रहे थे कि मोवसार एक भी टेक डाउन अटेम्प्ट नहीं कर रहा सामने से, जबकि वो फाइटर का अगर आप पिछला फाइट जाके देखोगे पूरी फाइट लगातार रेसलिंग 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 होती है। तो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस था यहाँ पे उसके फाइटिंग स्टाइल में मोवसार के। और भाइयों यहाँ पे 4th राउंड के अंदर एक पॉइंट भी काटा गया लो ब्लो के लिए मोवसार एवलोएव का, और उसके बाद तो कहीं ना कहीं हम सबको लाइव स्ट्रीम पे भी लग गया था कि अब मोवसार हारने वाला है, उसका अनडिफीटेड रिकॉर्ड जाने वाला है। बट यहाँ पर भाइयों जब रिजल्ट निकल के आया तो 48-46 दो जजेस ने स्कोर किया और एक जज ने 47-47 इक्वल स्कोर करा, और इसलिए मोवसार एवलोएव यूनानिमस डिसीजन से इस फाइट को जीत गया। और बहुत सारे लोगों के लिए शॉकिंग थी, कुछ लोगों का ऐसा कहना है ये रॉबरी थी, यहाँ पर रॉब किया गया है, मोवसार एवलोएव नहीं जीता, लेरोन मर्फी एक्चुअल विनर था। अब भाइयों आप सब मेरा पर्सनल ओपिनियन इस बारे में जानना चाहोगे तो डेफिनेटली जब ये फाइट यहाँ पर खत्म हुई थी तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मोवसार एवलोएव इस फाइट को हार चुका है, मेरे पैसे यहाँ पे डूब चुके हैं पूरी तरीके से। बट भाइयों ये फाइट का जो रिजल्ट आया था वो देख के मैं काफ़ी ज़्यादा शॉक था, टू बी ऑनेस्ट। मुझे नहीं लग रहा था कि मोवसार एवलोएव जीता। स्पेसिफिकली अगर यहाँ पर आप 4th राउंड का वो डिडक्शन काउंट करोगे तो मुझे ऐसा लग रहा था ये फाइट ड्रॉ हो सकती है या फिर लेरोन मर्फी इस फाइट को जीत सकता था, क्योंकि भाइयों राउंड वाइज अगर आप सबको बताऊं तो फर्स्ट राउंड यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा क्लोज राउंड था, उसमें किसी ने भी कुछ ज़्यादा एंगेज ही नहीं करा एक दूसरे से, तो किसी को भी दिया जा सकता है। कौन से जज किस चीज़ को वैल्यू करता है, ऑक्टागन कंट्रोल को वैल्यू करता है या कुछ सिग्निफिकेंट स्ट्राइक्स थे उसके अकॉर्डिंग किसी को भी दिया जा सकता है। और मोस्टली जजेस ने भाइयों यहाँ पे फर्स्ट राउंड एवलोएव को ही दे दिया, इसीलिए वो इस फाइट को जीता, क्योंकि फर्स्ट राउंड एवलोएव का था, सेकंड राउंड मर्फी का था, थर्ड राउंड एवलोएव का था, 4th राउंड में यहाँ पर मर्फी
मर्फी के अगेंस्ट अच्छा परफॉर्म कर रहा था एवलोएव, बट वो क्योंकि यहाँ पर एक पॉइंट डिडक्ट हुआ तो वो यहाँ पे नेगेटिव में चला गया, वो राउंड यहाँ पे ड्रॉ हो गया और फिफ्थ राउंड तो एवलोएव ने जीत ही लिया, क्योंकि मर्फी लास्ट राउंड के अंदर थोड़ा गैस्ड आउट दिखा था, मल्टीपल यहाँ पर टेकडाउन्स हो गए थे और ऐसा कहा जा रहा है कि उसका हिप भी पॉप हो गया था फिफ्थ राउंड में, तो इसलिए यहाँ पे मोवसार एवलोएव जीता। और भाइयों हमें यहाँ पर तगड़ा प्रॉफिट इस इवेंट के अंदर हुआ, वरना भाइयों तगड़ा ही नुकसान होता है इस इवेंट में। एक तो इतनी रात को हमने लाइव स्ट्रीम करी, इतनी रात को 3:30 बजे ये मैचअप स्टार्ट हुआ रात के, और फिर यहाँ पर मोवसार जीत भी नहीं पाता और इतने बुरे गेम प्लान के साथ वो आया था, रेसलिंग भी नहीं कर रहा था, तो फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा मैक्स हो जाता। बट थैंकफुली डिसीजन हमारे फेवर में गया। और आप सबको भी अगर आगे आने वाली फाइट्स के लिए अगर प्रेडिक्शंस करनी है तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल पे भाइयों मैं सारी चीज़ें अपडेट कर देता हूँ कि कौन से फाइटर्स की फाइट होने वाली है, मेरी क्या प्रेडिक्शंस होने वाली है। आप सबको भी अगर प्रेडिक्शंस डालनी है तो ज़रूर से मेरे टेलीग्राम चैनल को चेकआउट कर लेना, उसका लिंक नीचे पिन कमेंट्स में आप सबको मिल जाएगा। बाकी भाइयों तब तक के लिए अगर आप सबको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलता हूँ आप सबको नेक्स्ट वीडियो में अगले अपडेट के साथ। बाय बाय।